जीओसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जीओसी में भाई कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं हमें। नेमिंग सीखनी है। पहले आपको बता दें किस किस स्टेप में ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। अभी जो आपको कराया जा रहा है वो नॉर्मल लेवल पे कराया जाएगा, बहुत ऐसा बहुत बड़ा बड़ा वाला डिटेल नहीं होगा, क्योंकि फिर 12th में एक बार कराना होगा आपको, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चलेगा, कुछ जो भी बेसिक टर्म्स हैं, वो कौन कौन से टर्म्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, वो हम समझेंगे। नेमिंग लिखना समझेंगे कि कैसे नेम लिखना है, ये आपका 11th सिलेबस और जेई सिलेबस, जेई मेंस में आता ही है, ठीक है। नेमिंग तो आती है, ये लिखना सीखेंगे हम लोग। और तीसरे में हम लोग कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। और चौथे में एक प्रोसेस होता है आइसोमेरिज्म, कल भी इसका जिक्र हुआ था, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। क्लियर है बात इतनी? तो अब हम लोग कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कैसे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बता लेंगे सब लोग? चलिए बताइए। पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कहाँ 3 सिग्मा 3 पाई तुम्हें? पूरा स्ट्रक्चर ये है, देख पा रहे हो? हम्म, ठीक है। देखो भाई, सिग्मा कहाँ कहाँ पे होगा, सिंगल में तो सिग्मा होगा ही होगा। स्टार का मतलब उसके बारे में और आगे वाली चीजें पूछी गई हैं। सिग्मा इतने होंगे। और पाई कहाँ कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। तो सिग्मा हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आ गए सिग्मा, और पाई आ गए आपके 3। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर प्रेजेंट, कितने तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। तो कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो मैंने आपको बताया था कार्बन में अगर एक तरफ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को अगर देखो तो इसके इस तरफ डबल बॉन्ड देख पा रहे हो आप लोग, तो ये sp2 होगा। इस कार्बन को भी अगर ऑब्जर्व करो तो इसके लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 होगा। इस कार्बन को देखिए तो इसके राइट में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये sp होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है। और इस कार्बन को अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें कितना है, sp। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। टाइप कितने हो गए, एक तो sp2 टाइप का है, और दूसरा कौन सा टाइप है, sp टाइप है, 2 ही टाइप दिख रहे हैं ना इसमें। तो अपना आंसर क्या होगा, 2 टाइप। और वो टाइप क्या है अगर आपसे पूछ ली जाए, तो sp2 और sp3 sp, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन मार्क्ड सीसी बॉन्ड्स, कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ये जो मार्क्ड सीसी बॉन्ड है, ये वाला जो सीसी बॉन्ड है, इसमें कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं इस बॉन्ड को बनाने में, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर अपना ये है, ठीक है। और कौन से बॉन्ड की बात की जा रही है, ये वाला सेकेंड और थर्ड के बीच में जो बॉन्ड है, ये किससे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कैसा था, sp2, ये कैसा था, sp2, देख पा रहे हो, ये sp और ये sp, ठीक है। अब देखो,
कार्बन जब भी sp2 हो जाता है, तो sp2 में मैंने आपको क्या बताया था, कैसी सिचुएशन होती है, देखो 1s2 2s2 2p2, ये तो कार्बन का ओरिजिनल होता है, GS जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस कार्बन की। तो इस कार्बन को देखो, तो अगर दो ही इसके अनपेयर्ड हैं, अगर इस स्टेट को देखो तो यहाँ पे दो ही अनपेयर्ड हुए ना, तो अगर दो ही अनपेयर्ड हुए तो दो बॉन्ड बनाना चाहिए इसको, लेकिन कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 बनाने होते हैं। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, एक s और एक p, तो ये चला जाएगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। दो तो पहले थे, एक यहाँ से चला गया 3। ठीक है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बन गई। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है, मतलब एक तो s का ले लो और दो p के ले लो, ये हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। क्लियर है बात यहां तक की? ठीक है, और एक जो होगा ये अनहाइब्रिडाइज पड़ा रहेगा, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट किया ना। ठीक है, अब देखो, कभी भी जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जो पाई बॉन्ड बनेगा sp2 और sp2, यहाँ पे अगर देखो तो ये sp2 है और ये sp है, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। भाई इधर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, इधर ट्रिपल बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कैसे, अब इसकी पोजीशन को भी एक बार देखते हैं, इस कार्बन को भी। इस कार्बन को अगर देखो तो वही चीज़ 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे अगर एक्साइटेड स्टेट ले लो आप, तो एक्साइटेड स्टेट में यही हो गया, और एक s और एक p ऐसे मिल गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना लिया, 2sp2 बना देंगे, ये sp बना देंगे, 2sp, और ये क्या बनाएंगे, ये 3sp2 बना देंगे ऑर्बिटल। ठीक, अब ये जो 3sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये जो अनहाइब्रिडाइज p पड़ा हुआ है, ये तो बनाएगा पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड बन रहा है, देख पा रहे हो, इसमें भाई 1 सिग्मा 1 पाई है ना। तो पाई बॉन्ड के लिए जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता था, वही जाकर के लेटरल ओवरलैपिंग करता था। तो इसको अगर तुम ए कार्बन बोलो, तो ए के लिए अगर सिचुएशन देखो, तो इस कार्बन का एक जो अनहाइब्रिडाइज होगा वो इसके पी के एक अनहाइब्रिडाइज से बनाएगा। तो भाई जब इधर अनहाइब्रिडाइज पाई बनाने में यूज हो गया, तो आपका सिग्मा कौन बनाएगा फिर, सिग्मा sp2 बनाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, अब तीसरे वाले इस कार्बन को देख लो, ये कौन सा यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में। अब यहाँ तो इसने तो सिग्मा जो बनाया वो sp2 ने बनाया। इस कार्बन की अगर बात करो, तो इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो दो तो sp हो गए और ये दो अनहाइब्रिडाइज हो गए। लेकिन यहाँ देख पा रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनने हैं। तो अब यहाँ पे दो अनहाइब्रिडाइज की ज़रूरत होगी इसके, क्योंकि दो अनहाइब्रिडाइज होंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो पाई बनाते हैं, तो दो अनहाइब्रिडाइज होंगे तो दो पाई बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। क्लियर हो रही है बात? जैसे मैंने आपको ये सिखाया था स्ट्रक्चर इसका, C2H2 का, देखा था आपने, याद है आपको? बॉन्डिंग में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। याद है क्या सबको? यस और नो? नहीं याद है? अच्छा भाई, रिकॉल करो। इस क्वेश्चन में अटकते हैं बच्चे, इसलिए आपको रिकॉल करवाती हूँ। देखो, हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा था केमिकल स्ट्रक्चर C2H2 का बन कैसे रहा है, ये पढ़ा था हमने। C2H2 में वैसे देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये कार्बन sp, ये भी sp,
तो था क्या, ये sp sp होगा तो sp क्या होते हैं, दो होते हैं और 80 डिग्री पे होते हैं, आपको पता है। ऐसे ऐसे ही तो होते हैं। ये इस कार्बन के दोनों sp, ये और ये इस कार्बन के दोनों sp, तो इनके बीच में पहले क्या बनेगा, सिग्मा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के भी दो sp ऑर्बिटल है, इसके भी ये दो sp ऑर्बिटल है, दोनों कार्बन के। अब दोनों के जो sp sp ऑर्बिटल हैं, इन्होंने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ, अब आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है, ये सेम टू सेम यही सिचुएशन है कि भाई दो ने मिलके sp बना लिए और दो नए sp बना लिया, उनको तो यहाँ पे एक तरफ सिग्मा बनने में वो यूज हो गए। अब इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज पड़े हुए हैं जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब दो जो अनहाइब्रिडाइज होंगे वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड भी तो बनने हैं। और पाई बॉन्ड के लिए कैसी ओवरलैपिंग होती है, लेटरल। तो कैसे होगा, एक पाई बॉन्ड मान लो ऐसे बना दो, इसका एक ऑर्बिटल, और एक ऐसे बना दो। यहाँ पे अगर बनाओ तो इसका भी ऐसा ही होगा, एक ऐसा बना दो और एक आप ऐसा बना दो। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ये वाला बन गया और एक पाई बॉन्ड ये वाला बन गया। क्लियर है बात? तो आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पाई और सिग्मा में डिफरेंस आता है। तो आप बताएंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिनकी मिक्सिंग नहीं हुई है, या इसी को हम बोलते हैं प्योर ऑर्बिटल। प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड आपका प्योर एस और एस के बीच में भी बन सकता है, प्योर एस और प्योर पी के बीच में भी बन सकता है, और हाइब्रिडाइज और प्योर के बीच में भी बन सकता है, और हाइब्रिडाइज और हाइब्रिडाइज के बीच में भी बन सकता है। सिग्मा के लिए कई सारी कंडीशन है। समझ आई बात कि सिग्मा के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। सिग्मा अगर कहीं बन रहा है तो वो सिग्मा प्योर एसएस हो सकते हैं, दोनों प्योर हो सकते हैं, दोनों प्योर आपके दोनों प्योर पी भी हो सकते हैं, दोनों आपके प्योर एस और पी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और दोनों हाइब्रिडाइज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सिग्मा में अगर देखो तो आपके कई सारे कंडीशन आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करो तो पाई बॉन्ड केवल प्योर पी ऑर्बिटल से बनेगा। इतनी बात क्लियर है C2H2 में? अब आप बोलोगे ये हाइड्रोजन बेचारे ये कहाँ लटकेंगे, ये लटकेंगे कैसे भाई? जो sp के दो ऑर्बिटल थे वो एक इधर वाला और एक इधर वाला, यही तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इधर वाले तो फ्री पड़े हुए हैं, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन में क्योंकि 1s1 ही होता है तो स्फेरिकल होगा, s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है ना। क्लियर है बात इतनी? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन मार्क्ड CC सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइज से बनेगा, प्योर से नहीं भी बनेगा, नहीं बनेगा कभी भी। तो इसमें अगर देखो तो ये sp2 है, और इसमें अगर देखो तो ये sp है, तो किससे किससे बनेगा? अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया सीधे सीधे sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज मिलके क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुई बात? sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp हाइब्रिडाइज, ये दोनों मिलके बनाएंगे
ये जो मार्क्ड कार्बन एटम है उसके बीच का सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवर कार्बन एटम। अब यहाँ पे देखो कोई भी कार्बन मार्क नहीं किया है, यानी कि सारे कार्बन एटम की बात करनी है। ठीक है, क्या बताने हैं? कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, देखें काउंट करें। थ्री होंगे। कैसे? ये है ना अपना स्ट्रक्चर, क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH है। ये अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या दिखाई दे रहा है हमें भाई? ये है sp2, ये है अपना sp2, ये है sp, ये है sp। ठीक, तो एक्साइटेड स्टेट कार्बन की क्या थी? चारों तो कार्बन ही है ना, एक्साइटेड स्टेट यही तो थी। अगर इस कार्बन की बात कर लो, इसने sp2 बनाया है, तो यानी कि एक s और दो p इसने यूज कर लिए, तो अनहाइब्रिडाइज इसके पास कितने बचे? एक ही तो बचा। यस और नो? अनहाइब्रिडाइज का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज, ये भी sp2 है तो इसके पास भी वन अनहाइब्रिडाइज होगा। ये sp है तो sp में क्या सिचुएशन बनती थी? एक s और एक p ही तो मिलता था। इलेक्ट्रॉन तो सभी में है लेकिन एक s और एक p ही मिलता था, तो ये दो अनहाइब्रिडाइज इसमें दिख रहे हैं। क्लियर है बात? तो अब ये दोनों sp हैं तो इसके पास भी टू अनहाइब्रिडाइज होगा और इसके पास भी टू अनहाइब्रिडाइज होगा। अब अगर टोटल पूछा गया है, किसी पर्टिकुलर कार्बन पे पूछा नहीं गया, टोटल पूछा गया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 2 + 2 तो 6 हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको रिलेशन पढ़ सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, पहले आप ट्राई करोगे तब मैं बताऊँ। क्वेश्चन वही है चारों, ठीक है, हाँ चारों वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, फिर उसके बाद आपको जो चारों प्रोसेस अभी हमने किए हैं वही चारों प्रोसेस करके आपको आंसर निकालना। ठीक है, जब आप ट्राई कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर बताऊंगी। ये भी है। अब देखो, अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब कंपाउंड की बात की जाती है ऑर्गेनिक, तो एक बार एक टर्म आता है सैचुरेटेड और एक आता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? देखिए, सैचुरेटेड का मतलब ऑर्गेनिक में होता है कि अगर आपका वो जितने भी बॉन्ड बना रहा है वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड अगर बनाए, कोई भी कार्बन एटम अगर केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर वो पाई बॉन्ड भी बनाता है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, कितने भी पाई बॉन्ड भी बनाता है,
सिग्मा के साथ साथ सिग्मा तो बनाएगा ही बनाएगा, पाई भी बनाता है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्लियर है बात इतनी? हाँ, देख रहे हो ना, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में भी है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? कार्बन प्रेजेंट है, उसके अलावा नाइट्रोजन भी तो हो सकता है उसमें, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, ये तो सेचुरेटेड हो गया, ये अनसेचुरेटेड हो गया। अब कुछ बातें करी जाती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ये इंडिकेट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे हमने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। कोई कुछ कह रहा है? इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। इसके बाद बात की जाती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, जिसमें आपका लिंकेज शो हो रहा हो। लिंकेज का मतलब होता है बॉन्डिंग दिखाई जा रही हो। वो फॉर्मूला आपका बताता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कई तरीके से होता है, ESF बोलते हैं, CSF बोलते हैं, BSF बोलते हैं। एक होता है एक्सपेंडेड, सारे बॉन्ड को ओपन करके दिखा दिया गया। एक होता है सारे बॉन्ड को थोड़ा सा कंडेंस करके दिखाया गया। और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें क्या किया जाता है कि बॉन्ड को लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे देखो, मान लो हमें बोला गया कि एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला है इस तरीके से। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, मान लो। तीनों एक ही कंपाउंड है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, अलग अलग तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो देखो ये पेंटेन का लिखा गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखो एक एक बॉन्ड, एक एक एटम को सबको अलग अलग करके दिखाया गया, तो इसको हम बोलते हैं ESF, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद कंडेंस का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन वाले, ये वाले जो है ना, कार्बन कार्बन को तो दिखाओगे, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इनको कंडेंस करके एक साथ आपने लिख दिया। कंडेंस कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है। अब CH2 देखो बीच में कितने हैं, 1 2 3 CH2 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऐसे भी लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं बीच में। ये भी कंडेंस है और ये भी कंडेंस। अब ये देखो, इसमें क्या किया गया, इसमें कार्बन को पॉइंट से या कार्बन को कॉर्नर से और बॉन्ड को लाइन से डिनोट किया गया। ये जो पॉइंट है ये क्या है, कार्बन है, और ये जो बॉन्ड है ये क्या बता, ये जो लाइनें हैं ये क्या बता रही हैं, बॉन्ड को बता रही है। तो इसको बोलते हैं BSF। ये आपका कंडेंस था, CH। क्लियर हुई बात? कंडेंस में क्या है कि कंडेंस में आपका कार्बन की चेन तो दिखाई जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन को इस तरीके से एक्सपेंड करके ओपन करके नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को नहीं दिखाओगे आप, CH3 CH2 इस तरीके से करके। कार्बन को तो दिखाया, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं दिखाया ओपन करके। अगर हाइड्रोजन को भी ओपन करके दिखाने लगे बॉन्ड के साथ साथ, तो उसको ESF एक्सपेंडेड बोल देंगे, और हाइड्रोजन को अगर इस तरीके से कंडेंस करके दिखाओगे तो कंडेंस। ठीक है, बॉन्ड लाइन में सारे कार्बन को पॉइंट से डिनोट करेंगे, कॉर्नर भी बोलते हैं, और बॉन्ड जो होगा वो तो लाइन से डिनोट किया ही जाएगा। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन में अलग से हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते। अब देखो ये कोई फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 है, इसका एक्सपेंडेड बनाया गया इस तरीके से, ये एक्सपेंडेड बना दिया, हाइड्रोजन सारे निकाल दिए, ये कंडेंस बना दिया, और ये आपका है BSF। ठीक है, BSF ऐसे भी दिखा सकते थे, 1 2 3 कार्बन है, ये कार्बन जो है ये 3 कार्बन है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम भाई, हमारी मर्जी, हम ऊपर की तरफ ये कार्बन दिखा। ठीक है, ये प्रोपेन है, CnH2n+2 होता है एल्केन का। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन हो गए कितने, N की जगह आपने 3 रखा हुआ है, तो C3, ये S6+2, ये कितना आ गया C3H। ठीक है, ये वाले नंबर को डबल करो और डबल करके 2+ कर दो, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो एल्केन है। ये वाले नंबर को डबल करो और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन उतने ही आते हैं तो वो एल्कीन है। इस नंबर को डबल करो अगर और उससे -2 कर दो तो एल्काइन है। देखो ये सिखा देते हैं आपको, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, थोड़ा बहुत अगर आपने उसमें पढ़ा होगा 10th में तो पढ़ा होगा। एल्कीन का अगर जनरल फॉर्मूला बोलो तो CnH2n होता है, और अगर एल्काइन का बोलो तो होता है CnH2n-2। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है, ओनली डबल नहीं होगा, सिंगल भी होंगे, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आपको दिखाई देगा, ट्रिपल और सिंगल। ठीक है, पहचानने का तरीका ये है, ये तीनों जो होते हैं कंपाउंड, ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होंगे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई और एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, केवल हाइड्रोजन कार्बन होगा, और फॉर्मूला यही है। अब जैसे मान लो यही लिखा है C3H8, तो इसको हम कैसे चेक करें कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक, तो क्या करना है, कार्बन का ये जो नंबर है इसको N बोलते हैं, इसको पहले करो डबल। ठीक है, तो 3 को अगर तुम डबल करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो ये जो 8 नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 में 2+ करोगे तभी तो 8 मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखो जिसमें 2+ करना पड़ा आपको वो एल्केन हो गया। अब मान लो फॉर्मूला ऐसे लिखा है आपका C3H6, तो इसमें क्या करा आपने, इसमें आपने क्या किया, डबल किया सीधे सीधे 3 को, तो आपने देखा आपको ये नंबर मिल गया। डबल करने पे अगर नंबर मिल जाए मतलब एल्कीन है। और आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि C3H4 मिल रहा है कहीं पे, तो अब आपने क्या किया, डबल किया पहले कार्बन के नंबर को, तो 6 आया। अब 6 में से जब -2 कर रहे हो तभी तो 4 मिल रहा है आपको, तो जब -2 करना पड़ता है तो इसका मतलब ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। क्लियर है बात? CH4 तो एल्केन, CH4 को चेक कर लो ना भाई, कार्बन यहाँ पे 1 दिखाई दे रहे हैं, लिखा नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो N है आपका 1, तो 2N क्या हो जाएगा, 1 × 2। अब 4 लाना है आपको, तो 2 में 2 और प्लस करोगे तभी तो 4 आएगा। अब 2+ किस में करते हैं, एल्केन में करते हैं। एल्केन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, केवल सिंगल बॉन्ड, तो बना सकते हैं स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन तो वैसे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, आपको पता है। क्लियर हुई बात? अब देखो हाइड्रोकार्बन बता दिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया ना, ये हाइड्रोकार्बन में भी बात कर लेते हैं हम लोग, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है एल्केन, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और ये जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, जैसे कहीं बोला जाए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो मतलब एल्केन के बारे में नहीं सोचना, आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये 15 है, ये 16 है, फैमिलीज होती है ना। उसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की फैमिलीज होती हैं। अब आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फैमिलीज की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बेसिकली ये या तो कोई सिंगल एटम होगा या ये ग्रुप ऑफ एटम होगा विच डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बात इतनी? तो कोई भी ऐसा एटम, ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो ये CH4 है, तो यहाँ पे अगर देखो तो स्ट्रक्चर में केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना ये डिसाइड करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। कहीं मान लो डबल बॉन्ड आपको दिखता है ऐसे, तो यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है अपना, ईन है, तो ये डिसाइड करेगा। बेसिकली वैसे इनको फंक्शनल ग्रुप में वैसे नहीं करते पर हैं बेसिकली ये भी फंक्शनल ग्रुप। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो हमने बोला CH3OH, ठीक है। अब ये जो CH3OH है ना इसमें ये इस ग्रुप को R एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं, एल्काइल बोलते हैं। कोई भी अगर आपके पास एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो एल्काइल बन जाता है। जैसे मान लो ये है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो मिथाइल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है C2H6, इसको बोलते हैं इथेन, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं हम C2H5, इसको बोलते हैं हम इथाइल। क्लियर है बात? अब ये जो है आपका एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ OH लगा हुआ है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाँ, तो ये एल्केन एक फैमिली का नेम है। जैसे मान लो कि सपोज जैसे मान लो राजपूत हैं, है ना, तो राजपूत में भी अलग अलग तरीके के टाइटल लोग लगाते हैं ना, कोई पवार लगाएगा, कोई सिंह लिखेगा, कोई तंवर लिखेगा, कोई कंवर लिखेगा, जो भी है ना। तो अब क्या हो गया भाई, एल्केन तो पूरी फैमिली का है, मतलब कि जिसमें भी केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और कार्बन और हाइड्रोजन है उसको एल्केन बोलते हैं। लेकिन अब उसमें भी तो अलग अलग हो जाएंगे, कोई मीथेन है, कोई इथेन है, कोई प्रोपेन है, कोई ब्यूटेन है, अलग अलग इंडिविजुअल है ना। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो होता है आपका CnH2। तो फंक्शनल ग्रुप आपको बता रही थी, तो फंक्शनल ग्रुप में ये क्या हो गया, ROH जो होता है जिसमें यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हो और उसके साथ OH अटैच हो डायरेक्टली, तो इसको एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। और ये एक फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपाउंड के साथ एल्काइल लगा हुआ है, उसके साथ CHO अटैच है, तो ये CHO जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है FG। क्लियर हुई बात? थोड़ी थोड़ी अभी और पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका सिंगल भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, और आपका ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अगर यहाँ देखो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, यहाँ पे देखो तो OH 2 एटम्स हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप में। आपका ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई सिंगल एटम वाले भी हो सकते हैं। ठीक। अब एक टर्म यूज किया जाता है इसमें, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या है? देखो, होमोलोगस सीरीज अगर देखो तो एक फैमिली की तरह बात की जा रही है। जैसे हम लोग अगर बात करें फिर से अगर बात करें तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम तो बार बार राजपूत का एग्जांपल क्यों लेती है? क्योंकि मैं राजपूत हूँ तो मेरे को इनके बारे में ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा, और कोई पर्सनल ना ले इसलिए ये एग्जांपल ले रही हूँ, है ना। बाकी कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो राजपूत हैं तो इसमें कुछ कुछ आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में जैसे क्या होता है, ये सुना है आपने? बॉइलिंग ब्लड सुना है आपने? ये प्रॉपर्टी आप बोलेंगे ये तो नया सुन लिया, है ना। है ना, मतलब क्या है, जरा सी कुछ बात हुई तो इनके तो तेवर ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। पता चला कि जिनके घर में गन वगैरह है तो तुरंत निकल जाती है, या तुरंत तेवर आ जाते हैं, या कुछ भी उनके शान के खिलाफ कोई थोड़ी बहुत बात हुई कहीं पे तो मामला बिगड़ने के चांसेस पूरे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। हालांकि आजकल तो सभी के होते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, पर बेसिक इनका प्रॉपर्टी है। कोई होगा तो उसमें उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कितनी भी दबा दी जाए, कितने भी शरीफ खानदान का हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन अगर कुछ आन बान शान पे बात आ गई तो एकदम फिर मामला खराब ही होता है। तो ये क्या हो गया, ये इस कम्युनिटी का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर राजपूत को आप बोल दो कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें एक ये बॉइलिंग ब्लड वाली, मतलब तुरंत खून उबलना चालू हो जाता है, तो ये एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप्स की बात करें तो हर फंक्शनल ग्रुप के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक सीरीज बनाता है। उस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ कंपाउंड है, एक ये A है, ये एक B है, ये एक C है, ये एक D है, 4 कंपाउंड है। ठीक है। चारों को जब आप देख रहे हो तो सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। मतलब मान लो कोई है ऐसे CH3OH, किसी को आप देख रहे हो C2H5OH है, किसी को आप देख रहे हो CH3CH3CHOH है। ठीक है। किसी को आप देखते हो C3H7OH है। ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो हैं उसमें एक तो कार्बन की चेन जुड़ी हुई है जिसको एल्काइल बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है। और एक OH ग्रुप है सब में। तो यहाँ पे अगर हम देखें चारों ABCD सब में, तो फंक्शनल ग्रुप कॉमन हो गया, सेम हो गया। तो कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है वो एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर हुई बात इतनी? ठीक है। और अगर इस होमोलोगस सीरीज की बात की जाए कि मान लो हमने बोला कि एल्कोहल का, या सिंपल ले लेते हैं एल्केन ले लेते हैं, ये जो होमोलोगस सीरीज है
इस होमोलोगस सीरीज के ऑल मेंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। बिकॉज Fg इज सेम। दूसरी बात, अगर एक मेंबर आपको पता है और आपको नेक्स्ट मेंबर का पता लगाना है कि उसका फॉर्मूला क्या है, मान लो एक मेंबर है कोई, उसका फॉर्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेक्स्ट मेंबर का अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट वाले को निकालने के लिए CH2 प्लस कर दोगे उसको, ठीक है। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर आपको वेट चाहिए कि पहले का वेट मान लो दे दिया, मान लो किसी फैमिली का थर्ड मेंबर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, ठीक है, या 60, और आपको बोल रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो आप क्या करो? CH2 का वेट जो होता है, CH2 का अगर वेट निकालते हैं तो कार्बन का 12 आता है, हाइड्रोजन का 2 हो जाता है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 14 प्लस कर दो तो नेक्स्ट मेंबर का आ जाता है, 16 में 14 प्लस कर दो तो नेक्स्ट का आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी तक थोड़ी थोड़ी बात ऐसे हल्की हल्की दिमाग में जा रही होगी, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एल्केन फैमिली की बात कर लें, तो एल्केन में मैंने क्या बताया कि अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखो तो इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसके मेंबर्स निकालते हैं, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, CH2 प्लस करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 निकाल के देखते हैं। अब पहला मेंबर निकालना है तो कार्बन n=1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 रख दो। अब n की जगह 1 रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। ये फर्स्ट मेंबर है, क्लियर हुई बात। अब सेकेंड निकालना है तो n=2 रख दो, तो यहाँ पे C2H, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो C2H6 बन जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड मेंबर की बात कर रहे हैं तो n=3 रख दो, C3H8 बन गया भाई। ये 2 × 3 6, 6 + 2 8, 4 रख दो, फोर्थ मेंबर आ जाएगा। और अगर 5 रख दो तो फिफ्थ मेंबर के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर हुई बात इतनी कि मेंबर कैसे निकालने। अगर आपको फैमिली का जनरल फॉर्मूला पता है तो आप एक मेंबर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होंगे ये एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। अब कोई भी अगर होमोलोगस सीरीज बना रहा है तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अब इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप हम पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? इसमें हम पहचानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे। कार्बन और कार्बन के बीच में आप क्या बनाओगे? केवल सिंगल बॉन्ड, कोई और बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। अब ये वाली बात को देखते हैं कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में डिफरेंस होगा CH2 का। देख लेते हैं। देखो ये CH4 था, अब C2H6 बना नेक्स्ट मेंबर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखो तो कितने का है? CH2 का दिखाई दे रहा है भाई। इसमें अगर तुम CH2 अगर प्लस करके लिखोगे तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक है। क्लियर है बात। अगर अब C2H6 है, इसमें आप CH2 प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? C3H8 बन जाएगा। यही तो है ये नेक्स्ट मेंबर, देख पा रहे? इसमें CH2 प्लस कर दो
तो C4H10 आ जाएगा, जो हमने फॉर्मूला से निकाला वही यहाँ से आ जाएगा। मतलब चाहे फॉर्मूला से निकालिए चाहे CH2 प्लस कर करके निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर CH2 प्लस कर दो, C4H10 आ रहा था, यहाँ कर दो, तो अब क्या आ जाएगा, C5 बन जाएगा और H12 बन जाएगा। क्लियर है बात? कि अगर कोई होमोलोगस सीरीज है तो उसके जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होंगे, मतलब जो एक के बाद दूसरा आएगा। अब ऐसा नहीं करना कि सेकंड के बाद फोर्थ की बात कर रहा हो। अगर सेकंड के बाद आपको फोर्थ लाना है तो 2 CH2 प्लस करने पड़ेंगे। एक बार करोगे तो तीसरा मिलेगा, फिर दूसरा करोगे तो दूसरा मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। अभी जैसे हमने बात करी एल्केन की, अभी हम अगर एल्कीन की बात कर लें, अच्छा एक दो स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। सारे बनते, इसका क्या मतलब था? एल्कीन की बात कर लो अगर, तो एल्कीन होता है आपका CnH2n। ठीक है, अब यहाँ n इज इक्वल टू जब 1 रखते हैं ना, तो ये आता है आपका CH2। ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मेंबर नहीं मानते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बता दो। अब आप लोग को बताना है ब्यूटीन कहाँ से बन गया। C2H4, 2 कार्बन है तो कभी भी ब्यूटीन तो बोलेंगे नहीं, 2 कार्बन के लिए बोलते हैं क्या, एथीन, एथ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेंबर निकालना है तो CH2 प्लस कर दो सीधे सीधे। हाँ, 4 के लिए ब्यूट होता है। अब नेक्स्ट मेंबर निकालना है तो क्या करें, CH2 प्लस कर दें, प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट निकालना है तो CH2 और प्लस करो। नेक्स्ट निकालना है तो CH2 और प्लस करना है। निकल सकता है ऐसे। ठीक है, एल्कीन वैसे भी देख के समझ आ जाता है। कैसे? एल्कीन देख के समझ आ जाता है, अगर यहाँ का डबल जस्ट दिख रहा है तो वो एल्कीन है। ठीक है, एल्केन भी हो सकते हैं, एक केस अभी जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे। जैसे मान लो हमने बोला C4H8 है ना, या C4H8 देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये इसका डबल नंबर दिखाई दे रहा है तो आप समझो कि एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। देखो कार्बन कितने हो गए, 4 दिखाई दे रहे हैं सबको। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका डायरेक्टली देख के हम एल्कीन हमने बता दिया, एक और बन सकता है इसका, देखो ऐसे भी बन सकता है। मतलब एल्केन भी बन सकता है, उसको हम साइक्लो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे बना, ये जो पॉइंट है वो तो कार्बन है ना, आपको पता है। चेक करते हैं कि ये C4H8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब आपको पता है ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन के जितने बॉन्ड होते हैं उसके अलावा 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को देखो तो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को देखो 1 2 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होने चाहिए टोटल, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था। और बॉन्ड लाइन ऐसे भी नहीं बनाते, ये जो CH3 है ना, इसको भी नहीं दिखाएंगे, ऐसे एक लाइन दिखा देंगे। अब यहाँ पे देख लो, तो इसमें भी देखो अगर, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो 3 + 1 4,
4 + 2 6, 6 + 2 8। ठीक है, तो ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि C4H8 अगर है तो एल्कीन ही है, ये वाला केस भी मिल सकता है हमें साइक्लो एल्केन का भी, लेकिन ये आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम सीरीज की बात कर रहे थे, तो सीरीज में हमने बताया कि इतना। ठीक है, ऐसे ही जैसे एल्कोहल की बात कर लो, तो एल्कोहल होता है CnH2n+1OH। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर यहाँ पे H एक है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का ही नंबर बताया जा रहा है ना, तो हाइड्रोजन का नंबर है 2n+1, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ये दोनों ठीक है जनरल फॉर्मूला एल्कोहल के। या तो ऐसे लिखो CnH2n+1OH, या ऐसे लिखो CnH2n+2O। ठीक है, अब बनाए मेंबर इसके। n = 1 रखते हैं, तो 1 रखोगे, ठीक है, ये 1 हो गया, तो 1 को तो लिखते नहीं है नीचे। अब ये देखो 2 + × 1 हो गया 2, और ये 1, तो ये 3, ये OH। अगर इससे बनाते तो भी सेम टू सेम बनता, बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न अलग हो जाता। यहाँ पे आपने 1 रखा, यहाँ पे आपने 1 रखा, यहाँ पे आपने 2 रखा, यहाँ पे O लिखा, तो ये CH4O ऐसे लिख दिया इसको। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है। क्लियर है बात? तो ये फर्स्ट मेंबर है। अब सेकेंड मेंबर बनाना है तो जरूरी नहीं है इस फॉर्मूला को बार बार फॉलो करो। अब CH3 यहाँ पे ऐड करते जाओ, इस जगह पे OH दिखाना है और यहाँ पे CH3 ऐड करते जाओ। देखो सेकेंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेंबर था CH3OH, ठीक है। अब हमें बनाना है सेकेंड, तो क्या करें, CH3 इसमें ऐड कर दो, तो C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी शो कर सकते थे, ये CH3 था, यहाँ पे हमें OH लिखना था, एक और सिंगल बॉन्ड से CH2 जोड़ दो। ये दोनों बातें एक ही है। क्लियर? थर्ड बनाना है तो इसमें CH2 और जोड़ दो, CH2 जोड़ना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलता जाएगा, तो C3H7OH हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2, पहले एक CH2 लगाया था, एक और CH2 लगा दो। क्लियर? अब कर लेंगे ऐसे। तो आपकी क्लास ऑफ की जाए। हाँ बोलिए।